मूवी की शुरुआत साल 1953 में होती है, जहां हमें एक डेमोनोलॉजिस्ट एलिस रेनर का बचपन देखने को मिलता है, जो कि न्यू मैक्सिको में द 5 कीज नाम के घर में अपने मॉम डैड और छोटे भाई क्रिश्चियन के साथ रह रही होती हैं। ये घर फ्यूनरल पेनिटेंशियरी के ठीक सामने था, जहां आसपास रोज कई कैदियों के कत्ल किए जाते थे। एलिस को बचपन से ही आत्माएं दिखती थीं और उसके डैड को इन बातों में बिल्कुल भरोसा नहीं था। हालांकि एलिस की मॉम उसकी बातों को मानती थी, लेकिन उसके डैड उसे इन बातों के लिए छड़ी से मारकर पनिश करते थे। एक रात एलिस की मॉम उसके छोटे भाई क्रिश्चियन को एक विसल देती हैं और उससे बोलती हैं कि अगर उसे डर लगे तो वो इस विसल को बजाकर उन्हें बुला सकता है। उसी रात एलिस को उस घर में किसी बच्चे की आत्मा दिखती है और क्रिश्चियन की विसल गायब हो जाती है। डरकर क्रिश्चियन जोर से चिल्लाता है और उन आवाजों को सुनकर उसके डैड कमरे में आते हैं और एलिस को पनिश करते हैं। वो एलिस को बेसमेंट में बंद कर देते हैं, जहां कुछ समय बाद ही वहां की लाइट चली जाती है और हर तरफ अंधेरा छा जाता है। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वो आवाज एलिस से कहती है कि अगर उसे लाइट चाहिए तो उसे एक रेड कलर का डोर खोलना होगा, जिसकी चाबी वहीं बेसमेंट में पड़ी थी। असल में ये डोर हमारी दुनियाओं को आत्मा की दुनिया से जोड़ता था और ये फिलहाल बंद था। टोटल ऐसे 5 डोर्स थे और डेमन उन सभी को खोलना चाहता था। एलिस उस रेड डोर को खोल देती है, जिससे एक खास डेमन जिसका नाम की फेस था, वो हमारी दुनिया में एंटर कर जाता है। इसके अलावा की फेस एलिस को अपने काबू में कर लेता है और अपनी नेगेटिव पावर्स को यूज करके एलिस की मॉम को एक लटकते वायर की हेल्प से गला घोटकर मार डालता है। इस इंसिडेंट के बाद एलिस को हमेशा ऐसा लगता है कि ये उसकी ही गलती थी, जिसकी वजह से उसकी मॉम आज इस दुनिया में नहीं है। यहाँ से स्टोरी 2010 में आती है। अब एलिस कैलिफोर्निया में शिफ्ट हो गई थी और अब वो एक डेमोनोलॉजिस्ट बन चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि एलिस को किसी टेड गार्जा नाम के आदमी का कॉल आता है। टेड को उसके घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होती थी और वो चाहता था कि एलिस उसके घर में आकर इन्वेस्टिगेशन करे। वो स्पेक्स और टकर, जो कि उसके असिस्टेंट थे, उनके साथ उस घर में जाती है। वहां जाते ही एलिस देखती है कि टेड उसी घर में रहता है जहां एलिस अपने बचपन में रहा करती थी। घर के अंदर जाकर वो नोटिस करती है कि उस घर में उसके सारे पुराने फर्नीचर्स यूं ही पड़े हुए थे, जिससे प्रूव होता है कि उस घर में कई सालों से कोई भी नहीं रह रहा था। उस रात इन्वेस्टिगेशन के दौरान एलिस को क्रिश्चियन की विसल मिलती है, जिसे पाकर वो बहुत ही खुश होती है और वो उसकी एक पिक्चर भी क्लिक कर लेती है। लेकिन इसके कुछ ही मिनट बाद किसी लड़की की आत्मा एलिस से इस विसल को छीन लेती है। इसके अलावा स्पेक्स और टकर उसके कपड़े पे लगे हुए कैमरे की मदद से उसी लड़की की आत्मा को साफ साफ देख पाते हैं। इन इंसिडेंट्स के बाद इन्वेस्टिगेशन को उस रात के लिए वहीं रोक दिया जाता है। अब यहाँ पे कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब हम एलिस को इसी घर में देखते हैं, जो कि अब 16 साल की हो चुकी थी। उसकी मॉम की डेथ के बाद एलिस के डैड जैसे मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे और वो बिल्कुल एक जानवर की तरह बिहेव करते थे। एक दिन घर में काम करते वक्त एलिस को एक लड़की बहुत ही बुरी हालत में दिखती है। उसे लगता है कि वो कोई आत्मा है। एलिस घबरा जाती है और वो ये बात अपने डैड को बताती है, लेकिन उसके डैड को कभी भी उसकी इन बातों पर भरोसा नहीं था और वो एलिस को फिर से मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एलिस अपने डैड पर उल्टा अटैक कर देती है और वो अपने घर को छोड़कर भाग जाती है। वो अपने छोटे भाई क्रिश्चियन को वहीं अपने डैड के पास छोड़ देती है। सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां एलिस एक बार में 2 लड़कियों से मिलती है जो उसे जानी पहचानी दिखती हैं। इनका नाम मेलिसा और इमोजन था। एलिस उन लड़कियों से बात कर ही रही होती है कि तभी एक आदमी आता है और ये एलिस का छोटा भाई क्रिश्चियन था। दरअसल ये दोनों लड़कियां उसके भाई क्रिश्चियन की बेटियां थीं। एलिस अपने भाई क्रिश्चियन से भी मिलती है
और उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन क्रिश्चियन उससे बहुत ही नाराज था क्योंकि बचपन में एलिस उसे उसके डैड के पास छोड़कर घर से भाग गई थी और उसके जाने के बाद उसके डैड क्रिश्चियन को बहुत मारा करते थे। एलिस मेलिसा को क्रिश्चियन की उस विसल की फोटो देती है और उसे अपने डैड को दिखाने के लिए बोलती है। इन सब के बाद एलिस वापस अपने पुराने घर की इन्वेस्टिगेशन करती है और उसे फिर से उसी लड़की की आत्मा दिखती है। इस बार ये आत्मा एलिस को कुछ बताना चाहती है। तभी उसे नीचे बेसमेंट में एक डोर के पीछे से विसल की आवाज आती है और एलिस उसकी आवाज का पीछा करती है और उस डोर तक पहुंच जाती है। जब उस डोर को खोला जाता है तो वहाँ पर एलिस और टकर को एक जिंदा लड़की मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। दरअसल वो एक अच्छी आत्मा थी जो उस लड़की को बचाना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, हम देखते हैं कि वहाँ उस घर का नया ओनर टेड एक गन लेकर आ जाता है और उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। वो उन सभी को वहीं बेसमेंट में बंद करके मारने ही जा रहा होता है कि तभी स्पेक्स टेड को मार देता है और एलिस और टकर के साथ उस लड़की को भी बचा लेता है। अगले दिन एलिस पुलिस स्टेशन जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि जो लड़की बेसमेंट में किडनैप थी उसे पुलिस 4 महीने से ढूंढ रही थी। दूसरी तरफ क्रिश्चियन अपनी दोनों बेटियां मेलिसा और इमोजन के साथ इस घर में अपनी खोई हुई विसल ढूंढने आता है। विसल ढूंढते ढूंढते मेलिसा घर के बेसमेंट में जाती है जहां की फेस डेमन उस पे अटैक कर देता है और उसकी आत्मा को द फर्दर में कैद कर लेता है। ऐसा करने से मेलिसा का शरीर कोमा में चला जाता है और एलिस के पास मेलिसा को बचाने के लिए वक्त बहुत ही कम होता है। इस इंसिडेंट के बाद एलिस को कई और लड़कियों के कुछ सामान मिलते हैं। इसके अलावा एलिस को कई सूटकेस, मरी हुई लड़कियों के हेड स्कल्स और उनके कपड़े मिलते हैं, जिससे प्रूव होता है कि कई सालों पहले एलिस के डैड ने उस घर के बेसमेंट में कई लड़कियों को किडनैप करके रखा होगा। इनफैक्ट जिस लड़की को एलिस ने 16 साल की उम्र में देखा था वो कोई आत्मा नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की थी जिसे एलिस ने आत्मा समझ लिया था। जब एलिस उस घर को छोड़कर भाग गई थी तब एलिस के डैड ने उस लड़की को जान से मार डाला था। एलिस के डैड एक बुरे इंसान नहीं थे बल्कि डेमन की फेस की नेगेटिव पावर्स उससे ये सब करवा रही थीं। यहाँ तक कि टेड भी की फेस के बस में था और शायद इसीलिए वो भी लड़कियों को घर के बेसमेंट में किडनैप करके रखता था। इस घर में रहने वाले हर एक मर्द को की फेस अपने बस में करता था और वो लड़कियों को बेसमेंट में किडनैप करवाकर उनकी आत्माओं को द फर्दर में ले जाता था। इसी इन्वेस्टिगेशन के चलते एलिस एक सूटकेस को खोलती है जिसके अंदर से की फेस डेमन बाहर आता है और वो एलिस की आत्मा को भी द फर्दर में कैद कर लेता है। इस घटना से स्पेक्स और टकर काफी घबरा जाते हैं, लेकिन इमोजन उन्हें बताती है कि उसके अंदर भी आत्माओं की दुनिया में एंटर करने की यूनिक पावर है और वो एलिस को बचाने के लिए द फर्दर में जाएगी। दूसरी तरफ द फर्दर में एलिस अपने डैड को देखती है और वो उन्हें छड़ी से ठीक उसी तरह मारने लगती है जैसे वो उसे बचपन में मारा करते थे। असल में की फेस अब एलिस के दिमाग से भी खेल रहा था और उससे ये वॉलेंट काम करवा रहा था। जितना ज्यादा लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे की फेस उतना ही पावरफुल होता जाएगा क्योंकि वो लोगों के डर और नफरत पे जीता था। लेकिन तभी द फर्दर में इमोजन आती है और वो एलिस को काबू में करती है। की फेस अब एलिस और इमोजन पर अटैक करता है, लेकिन एलिस के डैड उसके सामने आकर उसे भागने में हेल्प करते हैं। इन घटनाओं के दौरान की फेस एलिस के डैड के एस्ट्रल फॉर्म को मार देता है और मेलिसा की आत्मा को उनके सामने लाता है। की फेस मेलिसा को मारकर बुरी तरह से इंजर्ड कर देता है और एलिस को बस मारने ही वाला होता है कि तभी एलिस को अपनी मॉम से क्रिश्चियन को दी हुई विसल दिखती है और वो उसे उठाकर बजाती है। विसल के बजाते ही एलिस की मॉम की आत्मा वहाँ आती है और वो की फेस पर हमला कर देती है। इस लड़ाई में की फेस डेमन बहुत ही आसानी से हार जाता है
और एलिस के साथ इमोजन और मेलिसा अपने अपने शरीर में वापस लौट जाते हैं, जिससे वो रियल वर्ल्ड में जिंदा हो जाते हैं। रियल वर्ल्ड में लौटने से पहले एलिस एक दरवाजे को खोलती है जहां उन्हें डेल्टन दिखता है, जो कि इंसीडियस मूवी के फर्स्ट पार्ट में द फर्दर में फंस गया था। डेल्टन अपने एटीक में होता है और एलिस के दरवाजा खोलने की वजह से ही वो द फर्दर में पहुंच गया था और वहां पर फंस गया था। रियल वर्ल्ड में अब सब कुछ ठीक हो चुका था। एलिस और क्रिश्चियन में भी नफरत खत्म हो गई थी और दोनों भाई बहन फिर मिल गए थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेल्टन की आत्मा द फर्दर में फंस गई थी। उस रात जब एलिस सो रही थी, तब सपने में उसे डेल्टन अपने बेड पर सोता हुआ दिखता है और डेल्टन की आंख खुलते ही उसे उसकी विंडो में रेड कलर का फेस दिखता है और फिर अचानक से एलिस की भी नींद खुल जाती है। एलिस की नींद खुलते ही उसे लॉरेन का कॉल आता है और वो बताती है कि उसका बेटा कोमा में है और उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। और यहाँ पर ये कहानी खत्म हो जाती है।